हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। सब्सक्राइब करिए मिशन पॉसिबल को सीटेट की पूरी प्रिपरेशन के लिए। अभी तक हमने सीडीपी की 15 क्लासेस कर ली हैं और इंटेलिजेंस थ्योरी जितनी थी सारी कंप्लीट कर ली हैं। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीटेट के एग्जाम के लिए। इसमें जो नॉम चॉम्स्की का लैंग्वेज का प्रिंसिपल है, उससे हर बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे लैंग्वेज और थॉट के बारे में। बेसिकली लैंग्वेज और थॉट क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन मतलब कि पेपर में क्या क्या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आधार क्या है उनका, ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। बेसिकली भाषा क्या होती है ना। तो चलिए जानते हैं भाषा के बारे में। सबसे पहले टॉपिक है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके देख सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। भाषा होती क्या है? भाषा जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा बेसिकली क्या होती है? भाषा वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी विचार होते हैं, उनको प्रकट करते हैं या दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है, यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। सोचिए अगर लैंग्वेज ही ना होती तो हमारे मन में जो भी थॉट्स है, विचार आ रहे हैं, जो भी मन में सोच रहे हैं, हम उसको कैसे व्यक्त कर पाते, दूसरों तक कैसे पहुंचा पाते। जैसे आपको भूख लगी है ना, तो आपके मन में आया कुछ खाना चाहिए मुझे, तो अब आप लैंग्वेज ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं बना बोलने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, है ना। फिर आपको इशारों का ये सब यूज, गेस्चर का यूज करना पड़ेगा ना। जब लैंग्वेज ही नहीं होती तो हम कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो लैंग्वेज क्या है? एक तरीके से संप्रेषण का माध्यम है। हम जो भी हमारे विचार उठते हैं मन में, उनको लैंग्वेज के माध्यम से क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लैंग्वेज हो गया कि लैंग्वेज है क्या बेसिकली। अब लैंग्वेज किस किस फॉर्म में हो सकती है? लैंग्वेज हमारी ये 3 फॉर्म में हो सकती है। रिटन हो सकती है, रिटन का मतलब है लिखित। ठीक है, और क्या हो सकती है? स्पोकन यानी कि मौखिक। ठीक है, और क्या हो सकती है? सिंबॉलिक। सिंबॉलिक या सांकेतिक हो सकती है। ठीक है, सिंबल्स या साइन लैंग्वेज ऐसे हम कह सकते हैं। सिंबॉलिक या सांकेतिक हो सकती है। तो भाषा क्या हो सकती है? लिखित हो सकती है ना, यानी कि हम लिख के अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, या बोल के तो करते ही है, सबसे ज्यादा माध्यम यूज होता है ये। बोल के भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे जो हम बुक्स पढ़ पा रहे हैं, वो किसी न किसी ने लिखी है ना, उसका थॉट प्रोसेस है, वो उन्होंने लिखा है, तो उसको हम पढ़ पा रहे किस लिए? बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, है ना। और सांकेतिक, संकेतों के माध्यम से। जो बोलने या लिखने में सक्षम नहीं है, वो किसका प्रयोग कर सकते हैं? संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो डेफ ब्लाइंड बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? संकेतिक भाषा का यूज करते हैं। यानी कि श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित जो दोनों बच्चे होते हैं, बधिरांध, वो क्या करते हैं? संकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। अपनी बात को संकेत के माध्यम से जो है करके बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो भाषा 3 रूपों में हो सकती है, लिखित और स्पोकन और सांकेतिक हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और क्या होता है लैंग्वेज के जो कम्युनिकेशन है, ये लैंग्वेज का फंक्शन है ना। मतलब कि भाषा सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम ही नहीं है, और भी मतलब एक ब्रॉड लेवल पे भाषा का यूज होता है। कम्युनिकेशन का माध्यम, कम्युनिकेशन क्या है? इसका कार्य है एक भाषा का, है ना। तो हम जानेंगे भाषा के क्या क्या फंक्शन है या विशेषताएं क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है ना। विशेषताएं क्या है भाषा की, है ना। तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज क्या है? डायनामिक है, परिवर्तनशील है भाषा, या डायनामिक है, और सिस्टमैटिक है। ठीक है, सिस्टमैटिक है ना। एक सिस्टम से चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी बोल दिया, है ना। हमें बोलने से पहले क्या करना पड़ता है? शुद्ध व्याकरण का प्रयोग करना पड़ता है ना। जब हम एक
ये क्या है, मानक रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसकी ग्रामर को देखते हैं, एक सिस्टम का यूज करते हैं, सिस्टमेटिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये तो नहीं कह देते खाना है खाया मैंने, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है। तो ये क्या है, एक सिस्टम में लगे हुए शब्द हैं, जो भी वर्ड्स हैं एक एक क्रम में लगे हुए हैं, तो क्या है, क्रमबद्ध रूप में होती है ना। ऐसे नहीं कि कभी भी आगे पीछे कुछ भी करके बोल सकते हैं। अगर अभी हम लिखते हैं क्या विशेषताएं भाषा की, है ना, तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक नहीं था, है ना, समझ में भी कम आता और ये स्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं था। तो क्या है, भाषा सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम में होती है। और क्या है, आर्बिट्री है, आर्बिट्री है ना। आर्बिट्री मतलब स्वच्छंद, मतलब हर एक शब्द का जो मीनिंग फिक्स्ड हो गया है, जैसे कि उसी के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, सोचते हैं। जैसे कि स्वच्छंद का मतलब है हर एक शब्द का अपना महत्व है, अपना मतलब है। जैसे कि हम हमारे मन में शब्द सुनते ही क्या होता है, कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है। जैसे हमने फैन के बारे में बात की, तो फैन, ठीक है, जैसे हमने फैन बोला तो हमारे मन में एक इमेज आ गई कि ऐसा कुछ फैन होता होगा इस टाइप में, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, ये फैन है, एक ऐसी इमेज आ गई। या फिर जो जितने भी फैन होते हैं उन सबकी इमेज हमारे मन में आ गई, ठीक है। सीलिंग फैन या फिर टेबल फैन, जितने भी फैन होते हैं उन सबकी इमेज आ गई, है ना। तो ये मतलब कि इस तरह से होता है कि एक जो भी वर्ड होते हैं उनका अपना मीनिंग होता है, जो कि बस हमने ऐसा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि फैन ऐसा ही क्यों है, हम किसी और भी चीज को फैन बोल सकते थे, है ना, हमने इसी को ही क्यों फैन बोला। तो ये जो पहले से फिक्स हो चुके हैं, वो लॉजिक इसका कोई नहीं है, बस जो फिक्स्ड है, वो जो पहले से बन चुके हैं शब्द, हम उन्हीं का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं भाषा क्या है, स्वच्छंद है ना। और क्या है, आगे बढ़ते, कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है ना। कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी ये चीजें सर के ऊपर से भी जाने लगती है। जैसे अब सोचने बैठ जाओ तो क्या बोल सकते हैं कि जैसे फैन, तो फैन ही इसको क्यों बोलते हैं, है ना, और कुछ क्यों नहीं बोल सकते, इसको ग्लास क्यों नहीं बोल देते, है ना, इसी को फैन क्यों बोलते हैं, या फिर ग्लास को ही ग्लास क्यों बोलते हैं, पानी को पानी किसने बोला होगा पहली बार, है ना। तो ये सब मतलब एक कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं जटिल है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाषा क्या है, बेसिकली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके माध्यम से अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। तो लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसको 3 रूपों में यूज कर सकते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ जब भी जान लेंगे सिद्धांत क्या है लैंग्वेज के, है ना। सिद्धांत, भाषा के सिद्धांत, भाषा के सिद्धांत, भाषा के सिद्धांत के बारे में हम जान लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो नॉम चॉम्स्की जी का ही सिद्धांत है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए हम जान लेते हैं। एक सबसे पहले आपका परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, है ना। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप मेच्योर होंगे, है ना, यानी कि बड़े होंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपके अंदर भाषा का यानी कि लैंग्वेज का विकास होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप जितने ज्यादा समझदार होंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, वैसे वैसे आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, अपग्रेड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। जैसे इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, अगर हम कहें तो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, जो क्यूइंग होता है, क्यूइंग, ये आपका 6, यानी कि सबसे पहले तो जन्म जब बच्चे का होता है तो उसका एक तरीके से हम ये मान सकते हैं वो बस रोना जानता है, तो उसका भाषा विकास वहां पे शून्य है ना। तो फिर जब बच्चा 6 वीक का होता है तो वो क्यूइंग करना स्टार्ट कर देता है। ये क्यूइंग जो है 6 वीक में आ जाती है। 6 वीक का जो बच्चा होगा वो क्यूइंग करना, जैसे किलकारी मारना स्टार्ट कर देगा, ध्वनियों को थोड़ा बहुत पहचानना शुरू कर देगा, है ना, की कू ऐसे कर सकता है, ठीक है। बच्चा क्यूइंग करना 6 वीक में स्टार्ट कर देगा, है ना। अब बबलिंग करना, बबलिंग करना, बबलिंग ये 6 मंथ तक स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, 6 मंथ तक स्टार्ट कर देते हैं बबलिंग करना। बबलिंग का मतलब है बाबा मामा, ये सारे शब्द बच्चा बोलना शुरू कर पाएगा, बा बा, ठीक है, मामा, है ना। जैसे क्या होता है घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो 6वें महीने के अराउंड जो होते हैं बच्चे, तो वो बाबा मामा करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग ये सोच लेते हैं पहले बा बोला तो बुआ बोल रहा है, माँ बोला तो मम्मा बोल रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, ये एक मतलब ये सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। ये बाबा मामा ये शब्द हैं जो सबसे पहले बच्चे में इसी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है ना, क्वीन के बाद, ठीक है।
उसके बाद क्या आता है, वन वर्ड स्टेज, है ना, यानी कि बच्चे क्या करेंगे, एक शब्द बोलना शुरू कर देंगे, वन वर्ड बोलना शुरू कर देंगे बच्चे। ये फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट 1 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो वो एक एक शब्द बोलना शुरू कर देगा, जैसे मम्मी, पापा, है ना, माँ या मम्मी, है ना, मम्मी और पापा, ये सारे शब्द बोलना, पानी, है ना, ठीक है, ये सब बोलना यहाँ पे बच्चा शुरू कर देगा। फिर आता है टू वर्ड स्टेज, टू वर्ड स्टेज, टू वर्ड स्टेज मतलब यहाँ पे बच्चा 2 से ज्यादा शब्द बोलना शुरू कर देगा। यहाँ पे 1.5 ईयर की स्टेज होगी ये, यानी कि 1.5 साल तक बच्चा 2 शब्द बोलना शुरू कर देगा। और इसी इसी ये जो स्टेज है इसका, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ठीक है, टू वर्ड वाली, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक स्टेज, टेलीग्राफिक स्टेज, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कहते हैं टेलीग्राफिक स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा 2 शब्द बोलना जब शुरू कर देता है तो इस स्टेज को बोलते हैं टेलीग्राफिक स्टेज। इससे पेपर में क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि टेलीग्राफिक स्टेज किसे कहते हैं, है ना, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये थी कुछ स्टेजेस, यानी कि एज के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते जाएंगे उनका भाषा विकास बेहतर होता जाएगा, ठीक है। और भाषा विकास के लिए सबसे क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, जिसने पिछले वीडियोस देखे होंगे उसे पता होगा, है ना, अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए, क्योंकि अब समय धीरे धीरे कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना। तो भाषा विकास के लिए जो सबसे क्रिटिकल पीरियड है, क्रिटिकल यानी कि संवेदनशील, है ना, संवेदनशील जो समय है भाषा विकास के लिए वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। इससे पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक रहता है ये, है ना। इसी में बच्चे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा भाषा विकास इसी में बच्चे का होता है, ठीक है। बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसमें बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही क्रिटिकल होता है उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये काल। ये समझ लीजिए इस स्थिति, जब ऐसी कंडीशन में बच्चा रहेगा, यानी कि इस एज में रहेगा, तो बच्चा जटिल से जटिल भाषा को भी सीख सकता है, बस उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए तो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक है अनुबंध का सिद्धांत, है ना। अनुबंध का मतलब है किसी चीज से जोड़ देना, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का मतलब है जब लैंग्वेज हमें बच्चे को सिखानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे किसी न किसी इमेज से या वस्तु से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने बच्चे को बताया एप्पल के बारे में, तो एप्पल, ये बच्चा अगर हम उसको ये बताएं खाली एप्पल तो बच्चा कम सीखेगा, है ना। तो जैसे कि अनुबंधन का सिद्धांत का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु से लैंग्वेज को कनेक्ट कर देते हैं, है ना। जैसे हमने बच्चे को एप्पल का कॉन्सेप्ट सिखाना है तो हमने क्या किया, एप्पल अगर हम कहें खाली बेटा एप्पल पढ़ो एप्पल पढ़ो एप्पल पढ़ो, तो उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, सोचेगा ये एप्पल क्या है, मुझे क्या पता क्या है, हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो अगर हमने उसको इमेज भी दिखा दी साथ में, एप्पल की इमेज दिखा दी, है ना, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा, है ना, एप्पल से। वो समझ पाएगा कि हाँ इसको मैं खाता हूँ, ये एप्पल है। आप उसको बताएंगे ये जो है रेड कलर का, इसको एप्पल कहते हैं, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने लैंग्वेज को कहीं ना कहीं वस्तु से, कॉन्क्रीट चीजों से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, है ना। तो ये अनुबंधन के सिद्धांत में बेसिकली क्या होता है, हम उसको किसी न, जो वर्ड्स होते हैं उनको किसी न किसी वस्तु से, लैंग्वेज को किसी न किसी कॉन्क्रीट चीज से कनेक्ट कर देते हैं। एप्पल नहीं लग रहा होगा लेकिन फिर भी आप मान लीजिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सबसे हमारा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, नॉम चॉम्स्की जी का सिद्धांत है भाषा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके सामने जितनी बार चाहे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं या अपने माइंड में बिठा लीजिए कि हाँ ये बहुत ही एग्जाम से रिलेटेड सिद्धांत है। हर बार पेपर ही क्वेश्चन ही नहीं बनता, जैसे प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इसका समझ लीजिए, इसका क्वेश्चन कहाँ कहाँ आता है चॉम्स्की जी का, सीडीपी में तो आता ही आता है ना, प्लस आपका हिंदी में आता है पेडागोजी में, और इंग्लिश पेडागोजी में भी आता है ना। तो ये 3 जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड, है ना। हिंदी और इंग्लिश में भी हम एक लैंग्वेज का पूरा वो है, चैप्टर है, ठीक है, लैंग्वेज का, उसको पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, है ना। लेकिन अभी जो आपका सीडीपी का टॉपिक है, लैंग्वेज एंड थॉट्स, उसके बारे में हम जान रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। बाकी अभी चॉम्स्की को एक बार हम और पढ़ेंगे, रिविजन भी हो जाएगा आपका और पढ़ भी लेंगे, है ना। तो चॉम्स्की एक बार और पढ़ेंगे लैंग्वेज में, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है, नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत है, नॉम चॉम्स्की। तो हम जानेंगे नॉम चॉम्स्की के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं ये है कौन, तो इनका पूरा नाम है अब्राहम नॉम चॉम्स्की, है ना।
ये क्या थे? ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, कॉग्निटिविस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे और लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाविद थे। ठीक है, भाषाविद भी थे और क्या थे? दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले अब्राहम नोम चॉम्स्की का पूरा नाम, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, भाषाविद यानी लिंग्विस्टिक थे और फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बेसिकली कहा क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा सीखने की क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है। जन्मजात क्षमता होती है ना। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें लैंग्वेज एक्वायर करने की इनेट एबिलिटी होती है। बस हमें क्या करना है, उन्हें माहौल देना है, इन्वायरमेंट देना है और वो क्या करेंगे, लैंग्वेज सीख जाएंगे। कोई भी लैंग्वेज सिखानी हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, वॉटएवर, हम कोई भी लैंग्वेज सिखानी हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको बस इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। बाकी उनके अंदर क्षमता है, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबके अंदर ये क्षमता है भाषा को सीखने की, अर्जित करने की। ठीक है, बच्चा वातावरण की भाषा को अर्जित करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है इनका। इससे हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है बच्चे में, ये किसने कहा? तो किसने कहा? नोम चॉम्स्की जी ने, है ना। लैंग्वेज एक्वायर करते हैं बच्चे, उनके अंदर जन्मजात क्षमता है, ये किसने बोला? नोम चॉम्स्की जी ने। तो बस इसी बात को घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या कहा इन्होंने? और इन्होंने बोला है कि बच्चों के अंदर यानी कि मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? लैड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना। यानी बच्चों के अंदर क्या पाया जाता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अर्जन यंत्र। ठीक है, तो जितने भी बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? भाषा अर्जन यंत्र पाया जाता है ना। तो अब जिसके बारे में जान लेंगे, अगर भाषा अर्जन यंत्र है तो कहाँ पे पाया जाता है ना। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। जिसने नहीं नोट किया वो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहाँ पाई जाती है? ह्यूमन के जो भी मानव जाति है उसके मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, जितने भी आज तक हम लोग हैं और बच्चे हैं, तो क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन किससे होता है? लैड से, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा तो जैसे ये मान लीजिए ये आपका मस्तिष्क है, इसमें क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक आपका राइट हेमिस्फीयर होता है और एक आप फिर से बना लेते हैं ना। जैसे ये आपका मस्तिष्क है, ह्यूमन माइंड, इसमें क्या है? दो पार्ट है ना, दो पार्ट है। इंक खत्म हो गई क्या? इसमें दो पार्ट है। ठीक है, एक आपका राइट हेमिस्फीयर और एक है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, है ना। तो जो लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में, यानी कि आपके लेफ्ट साइड वाले में ये पाई जाती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना। और राइट में क्या पाई जाता है? आपका सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। जितने भी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग, वो कहाँ पे पाई जाती है? राइट साइड में। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपको क्या पाया जाता है? भाषा यानी कि लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लैड, ये आप याद रख सकते हैं। इससे भी संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाता है एग्जाम में, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा लैड के बारे में। तो कभी कभी आपने देखा होगा जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं जो बच्चे, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों एक साथ वर्क कर लेते हैं, है ना, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो जो लेफ्टी हो यानी लेफ्ट हैंड से लिखता हो, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो क्रिएटिव है या नहीं, है ना, पुष्टि के लिए। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने किसकी बात की? एक तो बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की, इनेट एबिलिटी होती है। और इन्होंने क्या बात की? दूसरी लैड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है वो पाई जाती है। जो क्या कहती है? जो लैड होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये 5 साल तक ज़्यादा एक्टिव रहती है, 5 ईयर्स तक। यानी कि
जन्म से लेके 0 से लेके 5 वर्ष तक ये क्या करती है, एक्टिव रहती है, विकास करती है। उसके बाद क्या होने लगती है, इसका विकास कम होने लगता है या कमजोर होने लगती है। इन्होंने बताया है कि 5 साल के बाद जो भाषा बच्चा 0 से 5 ईयर में सीख लेगा, कोई भी लैंग्वेज हो वो, है ना, उसके बाद उसे सीखने में उसको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। फिर वो क्या करेगा, लर्न करेगा, लर्निंग होगी, एक्वायर नहीं कर पाएगा, लर्न कर पाएगा। जब हम क्या करते हैं, जो मदर लैंग्वेज होती है हमारी, मदर टंग होती है, लैंग्वेज क्या, मदर टंग होती है जो, उसको क्या करते हैं हम लोग, अर्जित करते हैं, अक्वायर करते हैं। अर्जित करने का मतलब उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्पेसिफिक क्लास कर रहे हैं। जैसे घर में ये बोलना है, मम्मी खाना दे दो, या कोई मान लीजिए लोकलिटी का कोई लोकल भाषा बोलता है, जो भी जहाँ से निवास करते हैं। जैसे घर में हम लोग बोलते हैं खाना दे दो, पानी दे दो, ये सब है ना। तो ये सब हमने सीखने के लिए कोई क्लास थोड़ी ना की है हमने, ये तो बस हमने देखा, बोलते हुए सुना और हमने सीख लिया। तो इसी को बोलते हैं अर्जन, जिसके लिए हमें किसी एफर्ट की, स्पेशल एफर्ट की जरूरत ना पड़ी हो। ये क्या हो जाएगा, एक्विजिशन। और लर्निंग क्या होती है, एक चैप्टर ही पूरा आपका एक्विजिशन और लर्निंग पे, वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। लर्निंग क्या होती है, जिसके लिए हम सिस्टमेटिक एफर्ट करते हैं, कॉन्सियस होते हैं, और क्या करते हैं, प्रॉपर क्लास अटेंड करते हैं, सीखने के लिए कॉन्सियस होते हैं और एफर्ट लगाते हैं, वो क्या होती है, यहाँ पे लर्निंग होती है। और एक्विजिशन में हम यकायक सडनली कुछ भी सीख जाते हैं, है ना। तो ये आपका था लैट के बारे में। आगे इन्होंने क्या कहा है, एक बात की उन्होंने, यूनिवर्सल ग्रामर की, ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण। इनका मतलब था कि जो बच्चे में जिस तरह से जन्मजात होती है भाषा सीखने की क्षमता, उसी तरह से क्या होता है, एक यूनिवर्सल ग्रामर की भी क्षमता, यानी कि जो व्याकरण वाला ज्ञान होता है बच्चों के अंदर बचपन से ही होता है ना। जैसे कि हम जब भी बोलना शुरू करता है कोई छोटा बच्चा, तो ये तो नहीं कहता पानी दे दो मुझे, है ना, ये तो नहीं कहता, उल्टा पुल्टा तो नहीं बोलता, एक सिस्टम से ही शब्द को बोलता है। तो व्याकरण क्या, उसे हमने बैठ के सिखाया तो है नहीं कि इस तरह से बोलना, इस शब्द को ये बोलना। पहले पता चला कि वो बच्चे ने जब ये बोलना शुरू किया कि मुझे भूख लगी है, तो उससे पहले उसकी 6-7 महीने का उसका सेशन हुआ, है ना, कि क्लास हो गई कि आपको ये इस तरह से बोलना है। ऐसा तो नहीं हुआ ना, बच्चे ने बस क्या किया, अर्जित कर लिया, सीख लिया, है ना, सुना और सीख लिया, एक्वायर कर लिया। तो इसके अंदर क्या थी, यूनिवर्सल ग्रामर पहले से ही थी, है ना। इसकी क्षमता बच्चे में, सारे बच्चों में, ह्यूमन बींग्स में होती है। तो इन्होंने ये जो 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट अभी तक हमने पढ़े, इनेट एबिलिटी टू लैंग्वेज एक्वायर, और क्या पढ़ा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। ये 3 आप इस तरह से शॉर्ट में बता देती हूँ। जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की, जन्मजात क्षमता है इसकी भाषा सीखने की, ठीक है। और क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है, जो कि क्या करती है, 5 ईयर तक एक्टिव रहती है, 5 ईयर तक एक्टिव रहती है, ठीक है, एक्टिव रहती है। और लास्ट में क्या बताया, यूनिवर्सल ग्रामर, ये हमें अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको ये मत कह देगा कि इंग्लिश ग्रामर फिर हम क्यों पढ़ते हैं, है ना, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक जो नॉर्मल सार्वभौमिक ग्रामर है, जो हर एक भाषा में थोड़ा बहुत यूज होती है, यानी कि जो एक सिस्टम चलता है वो हमें सीखना नहीं पड़ता है। वो क्या करते हैं, हमें जन्मजात क्षमता होती है उसको सीख लेते हैं, हम अक्वायर कर लेते हैं सुन के, है ना। तो ये यूनिवर्सल ग्रामर और जन्मजात क्षमता भाषा सीखने की है, और लैड, इन्होंने ये 3 कॉन्सेप्ट दिए जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखने हैं, इसके आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि भाषा के बारे में पहले हम जान चुके हैं वैसे तो। वाइगोस्की और पियाजे के जब सेशन हुआ था वाइगोस्की का, तो उसमें हमने बता दिया था, पियाजे और वाइगोस्की ने कहा है। फिर भी कभी कभी पूछ लेता है थॉट से रिलेटेड, ये किसने कहा है कि थॉट पहले आया लैंग्वेज बाद में आई, या फिर ये किसने कहा है कि लैंग्वेज पहले आई थॉट बाद में आया, ये सब किसने कहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम पियाजे और वाइगोस्की के विचार जान लेंगे भाषा के बारे में, ठीक है। पियाजे ने क्या कहा है और वाइगोस्की ने क्या कहा है, ठीक है। अब पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे ने बेसिकली कहा है भाषा क्या होगी, सॉरी, विचार, विचार पहले आया है भाषा से, विचार पहले आया फिर भाषा आई, फिर भाषा, ठीक है। यानी कि थॉट्स प्रीसीड द लैंग्वेज, है ना, ठीक है। यानी कि विचार जो है क्या है, भाषा से पहले आया है, ठीक है। इन्होंने, इनका कहने का मतलब पहले हमने विचार किया, उसको बाद उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया, भाषा का प्रयोग किया, है ना। हो सकता है किसी ने ऐसा सोचा मन में जो आ रहा है इसको कैसे कहा जाए, है ना, तो उसके लिए उसने किसका प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया। ऐसा पियाजे जी कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ,
है ना। फिर वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा कि भाषा और विचार ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं, होते हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और 3 वर्ष की एज आते आते ये क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, या एक ही पे क्या हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। फिर ना विचार के बिना भाषा काम आएगी, ना भाषा के बिना विचार। ठीक है, मान लीजिए विचार आया, भाषा नहीं है, तो हम उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, और भाषा ही नहीं है तो हमको क्या पता चलेंगे किसी के विचार, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, विचार पहले आया, भाषा बाद में। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो क्या करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, भाषा विकास। भाषा विकास यानी कि एक बच्चा अगर संज्ञानात्मक रूप से ठीक विकसित हो चुका है तो उसका भाषा विकास अच्छा होगा, है ना। और इन्होंने क्या बोला कि लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट की वजह से होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट पर क्या होगा, पर संज्ञानात्मक विकास निर्भर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ने अपोजिट बात एक तरह से कर दी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भाषा विकास निर्भर होगा, ये बताया पियाजे जी ने। और इन्होंने क्या बता दिया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पे क्या निर्भर होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। और इन्होंने एक बात बोली जो इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में, पढ़ चुके हैं आप लोग इससे पहले के सेशन में, प्राइवेट स्पीच और इगोसेंट्रिज्म के बारे में, है ना। इन्होंने क्या बोला, जो इगोसेंट्रिक जो स्पीच आई बच्चे में, है ना, उसको इन्होंने क्या बोला, अहम केंद्रित वाक्य, उसको कोई महत्व नहीं दिया, अहम केंद्रित वाक्य या इगोसेंट्रिक स्पीच, है ना, ईगो सेंट्रिक स्पीच। इन्होंने बताया कि ये यूजलेस है, यूजलेस है, इसका कोई महत्व नहीं है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, है ना। बेकार है, बच्चा आपस में कुछ बड़बड़ा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट पे या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इसका कोई प्रभाव है नहीं, है ना। अहम केंद्रित वाक्य इन्होंने इसको कहा। इन्होंने क्या कहा, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच ये भी पूछता है कि ईगोसेंट्रिक मतलब कि अहम केंद्रित वाक्य किसने कहा, नाम पियाजे जी ने, और प्राइवेट स्पीच किसने कहा, वाइगोत्स्की जी ने। इन्होंने कहा कि जो बच्चे, ये जो प्राइवेट स्पीच होती है क्या करती है, बच्चे को गाइड करती है, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, अपने टास्क को रेगुलेट करते हैं, इसके माध्यम से क्या करता है, बच्चा टास्क को रेगुलेट करता है। यानी कि कुछ कर रहा है बच्चा, मान लीजिए एक कार तोड़ दी, उसको बना रहा है, अब यहाँ पे ये लगाएंगे, यहाँ पे व्हील लगेगा, यहाँ पे मोटर लगेगा, फिट होगा, आपस में बोल रहा है, लगाते जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बच्चा स्वयं को गाइड कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ना। इसको इन्होंने महत्व दिया है, इसका बहुत महत्व है बच्चे। इसी को क्या किया है इन्होंने, ये इनर मतलब कि ये इनर स्पीच में बाद में चेंज हो जाती है ना, जो हम बाद में मन में सोचने लगते हैं। जैसे आपने सुबह उठे, आपने मन में सोच लिया आज यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, ठीक है, सब आपने प्लान बना लिया, ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया अपने मस्तिष्क में। उसी तरीके से बाद में ये प्राइवेट स्पीच किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इनर स्पीच में। ठीक है, तो ये पियाजे और वाइगोत्स्की जी के बारे में था। आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा, पूरा चैप्टर ही ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। आगे हम जान लेंगे थोड़ा सा विचार के बारे में, थॉट क्या है बेसिकली, है ना। अब हम जानेंगे थॉट के बारे में, विचार क्या है, बस थोड़ा सा, ऐसे तो आपको पता ही होगा विचार क्या है, लेकिन फिर भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट वाला है जो वो जान लेते हैं। विचार क्या है, विचार क्या है, जो हमारे मन में जो भी हम सोचते हैं, द एक्ट ऑफ थिंकिंग। विचार क्या है, द एक्ट ऑफ थिंकिंग, यानी कि जो सोचने की प्रक्रिया है वही विचार है ना। मन में हमने किसी चीज को देखा, हमारे मन में कुछ थॉट्स आए, उसको देख के कुछ सोचा हमने, वही क्या है, जो थॉट प्रोसेसिंग हो रही है हमारे माइंड में, वही क्या है, विचार है ना। द एक्ट ऑफ थिंकिंग। जब विचार आता कब है, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है तभी हम सोचना शुरू करते हैं ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, है ना, के दौरान जो भी चीजें आती है, प्रॉब्लम जब हमारे पास आती है तो क्या होती है, जब प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, विचार करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सीटेट का फॉर्म आया, है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, तो गुड न्यूज़ है कि सीटेट का फॉर्म आ गया, आप जल्दी से पेपर दे लेंगे और एलिजिबल हो जाएंगे, जो भी आपका टीचिंग रिलेटेड वैकेंसी आएगी उसके लिए, है ना। लेकिन मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, जो सीटेट का एग्जाम आया तो अब मन में ये आया ना कि अब सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और मेरे पेपर भी होने वाले हैं, टीचिंग ट्रेनिंग में जो भी लोग इस समय होंगे उनके पेपर होने वाले हैं, और अब हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। मुझे ऐसा कोई
फास्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, जिससे मेरे उस वाले एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं और सीटेट भी मेरा अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या हमने सोचना शुरू कर दिया, क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी क्लास करेंगे, मिशन पॉसिबल पे जितनी क्लासेस हो रही हैं सारी अटेंड करनी है ना। और क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और बस क्या होगा, फिर सीटेट क्लियर हो जाएगा और डेट के एग्जाम का भी मैं पढ़ लूंगा थोड़ा थोड़ा, है ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो ये क्या किया हमने, हमारे पास प्रॉब्लम आई, हमने उसका समाधान ढूंढा और उसको अप्लाई किया, ठीक है। तो ये विचार क्या है, एक तरीके से द एक्ट ऑफ थिंकिंग, है ना। अब विचार भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गया आपका, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया, इस तरह के विचार होते हैं। विचार में क्या होता है आपका, विचार क्या है, विचार हम किसके माध्यम से प्रकट करते हैं, भाषा के माध्यम से, ठीक है। तो जब विचार, जैसे विचार हमारे मन में जो भी आएंगे तो उसको प्रकटीकरण यानी कि उसको हम दूसरे तक पहुंचाएंगे भाषा के माध्यम से। और विचार समझ एक तरीके से मान सकते हैं, विचार एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, मान कह सकते हैं, ऐसा है ना। तो ये आपके विचार के बारे में बात किया, इसमें थोड़ा सा बात कर लेते क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग या समालोचनात्मक चिंतन, है ना, इसको हिंदी में कहेंगे समालोचनात्मक चिंतन। ये जो नेप 2020 थी, इसमें इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है क्रिटिकल थिंकिंग को, है ना। तो समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, जब हम अपने अच्छे और बुरे दोनों के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर देते हैं, यानी कि इसको हम, ये मेटा कॉग्निशन का ही एक पार्ट है। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मेटा कॉग्निशन का। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है परासंज्ञान। परासंज्ञान में क्या क्या होता है, परासंज्ञान का मतलब है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी जो मैंने सोचा उसके बारे में भी सोचना। जैसे हमने सोचा कि गांव में शादी है या मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसमें मुझे जाना है, ठीक है। अब ये तो सोच लिया बहुत मस्ती करेंगे, मजा आएगी, जाएंगे। फिर लेकिन क्या हुआ, पता चला कि 4 दिन बाद ही पेपर है या कुछ है, हमारा इंपॉर्टेंट काम है कॉलेज का। तो हमने सोचा कि किस किस तरह से हम प्लान करेंगे, क्या जाना ठीक रहेगा, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा, अगर मैं जाऊंगा तो कैसे मैनेज करूंगा अपना सारा चीजें, है ना, सब कुछ हमने क्या किया, पहले से सोच लिया। तो परासंज्ञान का मतलब क्या है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में भी आप विचार के बारे में भी आप विचार कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया तो उस पर आप पूरा अच्छा बुरा, उसका गुड प्रोस्पेक्टिव बैड प्रोस्पेक्टिव सब आप देख लेंगे, तब आप उसको निर्धारित करेंगे, है ना। तो मेटा कॉग्निशन से भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो इसका तो पूरा चैप्टर है, वैसे इसको अलग से पढ़ेंगे, है ना, पूरा पूरा जानेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, मेटा कॉग्निशन का ये पार्ट है। यहाँ पे इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि नेप 2020 भी इसको बहुत बहुत महत्व देती है क्रिटिकल थिंकिंग को, है ना, कि बच्चे क्या करें, बच्चों को समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए, यानी कि एक चीज के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष के बारे में जानना चाहिए। ये नहीं कि बस क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी चीज के बारे में आपने बस हाँ में हाँ नहीं मिला दिया, बल्कि अपना भी तर्क लॉजिक एक पेश कर दिया, है ना, वो होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। बाकी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में आप उस सेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा विचार और भाषा और विचार से संबंधित पूरा टॉपिक। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा, और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मिशन पॉसिबल को, सीटेट 2023 की फुल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। धन्यवाद।